वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, सीको इंडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संसद। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ध्यान से देखिए और संसद से लेके जो भी आप सबके डाउट है वो आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर वीडियो के अंत में संसद से अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का एक सेट लगाएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भारत की संसद। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संसद कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी संसद दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें कि हमारे संविधान की संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई है, तो दोस्तों हमारे संविधान की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। यहाँ से एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश की संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, हमारे देश की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन देश से ली गई है। आगे हम बात करते हैं कि हमारी संसद का निर्माण किन से होता है या हमारी संसद के प्रमुख अभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हमारी संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति के बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आपको यह बात ध्यान रखनी है कि संसद के सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, या अपन ये बोले कि संसद के सत्र बुलाने का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। वहीं हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो राज्यसभा का हो गया 80 में, लोकसभा का हो गया 81 में और संसद का उल्लेख हो गया 79 में। इन तीनों अनुच्छेदों को एक साथ याद रखने की दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, जिसके द्वारा आप आसानी से तीनों को एक साथ याद रख सकते हो। एक वर्ड है सरल, जिसमें स का मतलब है संसद, र का मतलब है राज्यसभा, ल का मतलब है लोकसभा। तो मैंने भी आपको बताया संसद कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, संसद 79 में। यहाँ पे आप संसद को दो बार बोलिए, सद, सद। तो से मतलब हो जाएगा 70, न से मतलब हो जाएगा 9। तो संसद का उल्लेख हो जाएगा 79 में। 79 से अगला अनुच्छेद आता है 80 और से अगला वर्ड आता है रे। तो राज्यसभा का उल्लेख हो जाएगा 80 में और ल का मतलब लोकसभा और 80 से अगला अनुच्छेद 81। तो लोकसभा का उल्लेख हो जाएगा 81 में। इस तरह दोस्तों आप सरल वर्ड से तीनों को एक साथ याद रख सकते हो। राज्यसभा हो जाएगी 80 में, लोकसभा हो जाएगी 81 में और अपनी संसद हो जाएगी 79 में। वहीं अपन बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। क्लियर दोस्तों? अब हम दोनों सदनों को एक एक करके समझते हैं और दोनों के बारे में आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए और वीडियो को अच्छे से समझिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सदन या निम्न सदन। तो पहला सदन आता है अपना लोकसभा, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है। इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल ये नाम 1954 में दिया गया है। दोस्तों ये सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल नाम कब दिया गया। तो दोस्तों यह नाम 1954 में दिया गया। आगे हम बात करें लोकसभा सदस्य के कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे दे रखा है लोकसभा सदस्य निर्वाचन। तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। अर्थात बात करें कि इनका निर्वाचन डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता है। अब बात करें इनके सदस्यों की योग्यता की, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए ये 3 प्रमुख योग्यताएं आपको दे रखी है। पहली योग्यता दे रखी है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता दे रखी है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता दे रखी है वह दिवालिया या पागल
न हो। आगे इसी में अपन बात करें लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की, तो लोकसभा सदस्यों द्वारा ही लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अर्थात अपन बोले कि लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 93 में किया गया है। अगर अपन अध्यक्ष के कार्य की बात करें तो अध्यक्ष का प्रमुख कार्य होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसका एक दूसरा प्रमुख कार्य और होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जांच भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। आगे अपन इसकी बात करें कि इनके त्याग पत्र की, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र हमेशा अध्यक्ष को देता है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव थे एवं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। क्लियर दोस्तों। आगे दे रखा है इनके सदस्यों की संख्या के बारे में, तो दोस्तों लोकसभा में इनके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 फिक्स की गई है, जो निम्न प्रकार से विभाजित है या विभाजन किया गया। इनका अधिकतम 530 सदस्य 29 राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं तथा 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग से मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह दोस्तों 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघीय राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 331 में किया गया। अगर हम बात करें कि ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, तो ये एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके दादा पिता या पिता के दादा अंग्रेज रहे हो तथा उनकी माँ इंडियन रही हो। यह बात अनुच्छेद 366 में दी गई है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की, तो वर्तमान में इनकी संख्या 545 है, जो निम्न प्रकार से 530 सदस्य 29 राज्यों से व 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं एवं 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। तो इस तरह दोस्तों 530 सदस्य 29 राज्यों से, 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। आगे आपको दे रखा है गणपूर्ति या महाकोरम। तो चलो दोस्तों समझते हैं कि गणपूर्ति या महाकोरम क्या होता है। सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति ही गणपूर्ति या महाकोरम कहलाता है। इसको अपन इस तरह समझते हैं कि वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, तो इनका 1/10 अर्थात 55 सदस्य अगर सदन में उपस्थित होंगे तभी सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी। अगर 1/10 सदस्य या अपन बोले कि 55 सदस्य से कम सदस्य उपस्थित होते हैं तो सदन की कार्रवाई स्टार्ट नहीं की जा सकती। इसी को गणपूर्ति या महाकोरम कहा जाता है। आगे दे रखा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। इसको हम अविश्वास प्रस्ताव द्वारा समझते हैं। तो बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव नियम 198 के तहत पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को अपना बहुमत रखना पड़ता है। इसे विपक्ष की पार्टी द्वारा रखा जाता है। अगर सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया तो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है। अगर सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर अपन इसकी बात वर्तमान सरकार के द्वारा की जाए तो वर्तमान समय में सरकार है मोदी सरकार की। अगर विपक्ष पार्टी द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, अगर मोदी सरकार अपना बहुमत नहीं रख पाती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा या अपन बोले कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। अगर मोदी सरकार अपना बहुमत रख देती है अर्थात 273 सीटों पर अपना अधिकार रखती है तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा और मोदी सरकार बनी रहेगी। इस तरह दोस्तों अगर विपक्ष पार्टी अपना अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है और पक्ष पार्टी या सरकार अपना बहुमत या 273 सीटें अपनी कायम रखती है तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा
और सरकार वैसी की वैसी बनी रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 2-3 शर्तें होती है, वो शर्तें लागू होगी तभी अविश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए इसे लिखित में 50 सदस्यों के समर्थन के साथ रखना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक बार ही रखा जा सकता है। यह केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। इस तरह दोस्तों अपन ने बात की लोकसभा सदस्यों की, उनकी योग्यता की, अविश्वास प्रस्ताव की, गणपूर्ति की। आगे अपन बात करते हैं राज्यसभा की। इसे उच्च सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। बात करें इसके सदस्यों के कार्यकाल की तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। इस प्रकार इनके सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आए जाते हैं। अगर इनकी योग्यता की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए एवं तीसरी योग्यता की बात करें तो वह दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में ये तीनों योग्यताएं हैं तो वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। इसी में मैंने लोकसभा सदस्यों की योग्यता बात की तो उसमें न्यूनतम आयु मैंने 25 वर्ष बताई थी और राज्यसभा सदस्यों की आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा की जाती है। अगर बात करें इनके सदस्यों की संख्या की तो राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है एवं लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। क्लियर दोस्तों, लेकिन वर्तमान समय में इनकी सदस्य संख्या 245 है जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। अर्थात ये चारों क्षेत्र के व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, अगर इनको विशेष ज्ञान या अनुभव है तो उनमें 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे एमएलए द्वारा अपने राज्य की सीटों के हिसाब से भेजे जाते हैं। 12 सदस्य तो हो गए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 233 सदस्य जो हमारे एमएलए द्वारा भेजे जाते हैं। जिस राज्य की जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से हमारे एमएलए भेजते हैं, जहां 229 सदस्य राज्यों से तथा 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से भेजे जाते हैं। आगे बात करें इसके अध्यक्ष की तो इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है जिसे पदेन सभापति भी कहा जाता है। राज्यसभा का मैंने कार्यकाल बताया 6 साल का और लेकिन इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और यह राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है। इस तरह दोस्तों अपन ने बात की लोकसभा और राज्यसभा की। यहाँ से अपना थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में अपन लोकसभा, राज्यसभा और संसद जिससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले तथा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिसमें अपन बात करेंगे संसद के क्वेश्चन से जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या XIR एग्जाम में पूछे गए हैं।